नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, स्टीफन कोवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसने सच में लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। हाँ बिल्कुल। और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोग वो जीवन के हर पहलू में इतने असरदार, इतने कामयाब कैसे हो जाते हैं। मतलब काम हो, परिवार हो, कुछ भी। सही कहा। और इसके लिए हम ना इस किताब के एक सार संग्रह को देख रहे हैं, जिसमें कोवी के जो मूल विचार हैं, उनकी कहानियां, उदाहरण, वो सब हैं। हाँ, और हमारा मकसद साफ है, उन 7 आदतों को गहराई से समझना। कोवी ने सिर्फ तकनीक नहीं मानते थे, बल्कि सफलता और एक तरह की संतुष्टि के बुनियादी सिद्धांत मानते थे। बिल्कुल। अक्सर हम सोचते हैं ना कुछ लोगों को देखकर कि यार ये हमेशा सही वक्त पे सही काम कैसे कर लेते हैं, इनके रिश्ते इतने अच्छे कैसे चलते हैं, क्या ये सिर्फ किस्मत है? और कोवी कहते हैं नहीं, ये किस्मत नहीं है, ये सीखी जा सकने वाली आदतें हैं। अच्छा, तो मतलब सीखा जा सकता है। तो चलिए फिर इन आदतों की दुनिया में थोड़ा उतरते हैं, देखते हैं क्या है इनमें। शुरू करें। जरूर। पहली आदत है सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। सक्रिय बनना सुनने में तो लगता है हाँ एक्टिव रहो, पर इसका मतलब क्या सिर्फ बिजी रहना है? नहीं नहीं, व्यस्त रहना बिल्कुल नहीं। कोवी का कहना है कि हम इंसान हैं, जानवर नहीं। हमारे पास ना कोई घटना होती है, स्टिमुलस, और हम उस पर जो प्रतिक्रिया देते हैं, रिस्पॉन्स, उसके बीच में चुनने की एक शक्ति है, एक स्पेस है। चुनने की शक्ति। हाँ। प्रतिक्रियाशील मतलब जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते। उनका मूड, उनका बर्ताव वो बाहरी चीजों पर टिका होता है। जैसे? जैसे मौसम अच्छा है तो मूड अच्छा, किसी ने कुछ कह दिया तो बस गुस्सा आ गया, ट्रैफिक जैम है तो चिढ़ गए। वो एक तरह से हालात के गुलाम हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर सक्रिय व्यक्ति कौन हुआ, जो इन चीजों को खुद पर हावी नहीं होने देता? बिल्कुल, सक्रिय व्यक्ति अपने मूल्यों, अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से जीता है। वो समझता है कि बाहर चाहे जो भी हो रहा हो, वो अपनी प्रतिक्रिया खुद चुन सकता है। शांत रहना है या गुस्सा करना है, मदद करनी है या अनदेखा करना है। वो मौसम को या दूसरों को दोष नहीं देता, वो जिम्मेदारी लेता है। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। मतलब विक्टिम बनने की सोच से निकलकर अपनी लाइफ का ड्राइवर बनना। किताब में शायद इसका कोई उदाहरण भी था ना, किसी ऐसे व्यक्ति का जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। हाँ हाँ, कोवी एक आदमी का जिक्र करते हैं जो छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता था। उसे लगता था दुनिया मेरे पीछे पड़ी है। जब उसने ये प्रोएक्टिव होने का सिद्धांत समझा और प्रैक्टिस शुरू की, तो उसे एहसास हुआ कि अरे, गुस्सा करना या शांत रहना, नाराज होना या माफ करना, ये तो मेरा चुनाव है। अच्छा। बाहरी घटना तो सिर्फ एक ट्रिगर है, असली बटन तो मेरे हाथ में है। और कहते हैं इस समझ ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। नहीं है, बल्कि हमारे अपने चुनाव का नतीजा है। हाँ। इसको रोज की जिंदगी में कैसे लाएं? कोई छोटा तरीका? एक छोटा कदम हो सकता है अपनी भाषा पर ध्यान देना। जो रिएक्टिव लोग होते हैं ना, वो अक्सर कहते हैं मुझे ये करना पड़ रहा है, या उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, या मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, कहते हैं लोग। जबकि एक सक्रिय व्यक्ति कहेगा मैंने ये करने का फैसला किया है, या मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता हूँ, या चलो देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। सिर्फ भाषा बदलने से भी सोच पर असर पड़ता है। और कोवी ने शायद वो सुबह वाला सुझाव भी दिया था। हाँ। कि खुद से कहें। हाँ, कि आज जो भी होगा मैं अपनी प्रतिक्रिया खुद चुनूंगी। ये एक तरह का रोज का संकल्प है जो हमें हमारी अंदरूनी ताकत याद दिलाता है। ये आदत हमें बाहरी चीजों पर कम निर्भर बनाती है, अंदर से मजबूत करती है। ये जानना ही अपने आप में बड़ी शक्ति है कि हर हाल में हमारे पास चॉइस है। सही बात है। और ये समझ शायद हमें दूसरी आदत की तरफ ले जाती है। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका क्या मतलब है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले सोचें कि पहुंचना कहाँ है। बिल्कुल। और ये सिर्फ गोल सेटिंग जैसा नहीं है, ये उससे ज्यादा गहरा है। ये है अपने जीवन की दिशा तय करना। मतलब आप असल में बनना क्या चाहते हैं, आपकी लाइफ के सिद्धांत क्या हैं, आप किस चीज के लिए जाने जाना चाहते हैं। जब तक ये साफ नहीं होगा, तब तक आप कितनी भी तेजी से दौड़ें, हो सकता है गलत दिशा में भाग रहे हों। कवि का वो अंतिम यात्रा वाला अभ्यास, वो तो सच में हिला देता है। हाँ, वो बहुत पावरफुल है। कल्पना करें कि आप अपनी अंतिम यात्रा में हैं और लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपके घर वाले, दोस्त, साथ काम करने वाले। आप क्या सुनना चाहेंगे उनके मुंह से? क्या सुनना चाहेंगे? दोस्त थे, एक ईमानदार इंसान थे। मतलब आप क्या विरासत छोड़ना चाहते हैं? ये सवाल तो सच में सोचने पर मजबूर करता है कि असल में क्या मायने रखता है। और यही इस आदत का सार है।
ये हमें तय करने में मदद करती है कि हमारे लिए जीत का असली मतलब क्या है। ये एक तरह की पर्सनल लीडरशिप है। पहले ये तय करना कि क्या जरूरी है, फिर उसे पाने के लिए आगे बढ़ना। वरना हम रोज की भागदौड़ में ही उलझे रह जाएंगे। हाँ, बिना ये जाने कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो इसे अमल में कैसे लाएं? क्या वो मिशन स्टेटमेंट लिखने की बात जो होती है? हाँ, एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखना बहुत मददगार हो सकता है। ये एक तरह का आपका पर्सनल संविधान है। आपके मूल्य, आपके लक्ष्य, आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं, ये मुश्किल फैसलों में गाइड करता है। अच्छा। लेकिन छोटे लेवल पर भी, हर बड़े काम या प्रोजेक्ट से पहले बस एक पल रुककर खुद से पूछना, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्या ये मेरे बड़े लक्ष्यों से जुड़ता है? ये भी बहुत फर्क डाल सकता है। ये क्लैरिटी जरूरी है। और ये क्लैरिटी हमें फिर जरूरी कामों पर फोकस करने में मदद करती है, जो हमें तीसरी आदत पर लाती है। जरूरी काम पहले करें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये दूसरी आदत का प्रैक्टिकल स्टेप लगता है ना? एकदम। अगर दूसरी आदत थी मानसिक रचना, मतलब दिमाग में लक्ष्य बनाना, तो ये तीसरी आदत है भौतिक रचना, मतलब उसे असलियत में बदलना। और ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है। नहीं, ये लाइफ मैनेजमेंट है। अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से जीना। कोवी उस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स की बात करते हैं ना, जहां कामों को इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में बांटा जाता है, वो थोड़ा समझाएंगे? हाँ, जरूर। सोचिए 4 बॉक्स हैं। क्वाड्रेंट 1, काम जो जरूरी भी हैं और अर्जेंट भी, जैसे कोई क्राइसिस आ गया, कोई एकदम नजदीकी डेडलाइन। ठीक है। क्वाड्रेंट 2, काम जो जरूरी हैं पर अर्जेंट नहीं है, जैसे प्लानिंग करना, रिश्ते बनाना, सेहत का ध्यान रखना, कुछ नया सीखना। क्वाड्रेंट 3, काम जो अर्जेंट लगते हैं पर जरूरी नहीं है, जैसे कई तरह की रुकावटें, कुछ फोन कॉल्स, बहुत सारी ईमेल्स, गैर जरूरी मीटिंग्स। हाँ, ये तो बहुत होता है। और क्वाड्रेंट 4, वो काम जो न जरूरी हैं न अर्जेंट, मतलब टाइम पास, समय बर्बाद करने वाली चीजें। तो ज्यादातर लोग कहाँ फंसे रहते हैं? ज्यादातर लोग क्वाड्रेंट 1 और 3 में फंसे रहते हैं। या तो हमेशा आग बुझाने में लगे रहते हैं, क्वाड्रेंट 1, या फिर उन कामों में उलझे रहते हैं जो चिल्लाते तो बहुत हैं, अर्जेंट लगते हैं, पर असल में उतने जरूरी नहीं होते, क्वाड्रेंट 3। अच्छा। जबकि जो प्रभावी लोग होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा वक्त क्वाड्रेंट 2 में बिताने की कोशिश करते हैं। जो जरूरी है पर अर्जेंट नहीं। हाँ, क्योंकि लंबे समय में यही काम सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। यही हमें हमारे लक्ष्यों तक ले जाते हैं और भविष्य के संकटों को रोकते भी हैं। लेकिन क्वाड्रेंट 2 के काम करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो अर्जेंट नहीं लगते ना। उन पे कोई बाहरी दबाव नहीं होता, जैसे रोज एक्सरसाइज करना या कोई नई स्किल सीखना। सही कहा। इसीलिए तो पहली 2 आदतें इतनी जरूरी हैं। प्रोएक्टिव होना, आदत 1, और अंत को ध्यान में रखना, आदत 2। तभी हम समझ पाते हैं कि सच में जरूरी क्या है और फिर उसे करने के लिए अनुशासन ला पाते हैं। और इसके लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, ना कहना सीखना। ना कहना। हाँ, उन कामों को ना कहना जो शायद अर्जेंट लगें पर आपकी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाते। कोवी का वो वाक्य बहुत दमदार है, नहीं एक पूरा वाक्य है। वाह! मतलब विनम्रता से लेकिन मजबूती से ना कहना। ये तो काफी हिम्मत का काम है। खासकर हमारे यहाँ तो ना कहना बहुत मुश्किल माना जाता है। लगता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा। मुश्किल है, मैं मानता हूं, पर जरूरी है। अगर आप हर चीज को हाँ कहते रहेंगे तो आपकी ऊर्जा उन चीजों पर बिखर जाएगी जो आपके लिए शायद उतनी जरूरी नहीं है। तो इसका कोई तरीका है? एक तरीका है साप्ताहिक योजना बनाना। हर हफ्ते बस 15-20 मिनट निकालकर सोचें कि आने वाले हफ्ते में आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या हैं। मतलब वो 2-3 सबसे जरूरी काम जिन्हें कोवी बिग रॉक्स कहते हैं। बिग रॉक्स, बड़े पत्थर। हाँ, फिर अपने शेड्यूल में सबसे पहले उनके लिए टाइम ब्लॉक करें। बाकी छोटी मोटी चीजें, वो कंकड़ पत्थर रेत की तरह उनके आसपास अपने आप फिट हो जाएंगे। ये अच्छा तरीका है। पहले बड़े पत्थर डालो, फिर बाकी चीजें। तो ये पहली 3 आदतें हो गईं। ये व्यक्तिगत जीत के बारे में है, मतलब खुद पर महारत हासिल करना। हाँ, इन्हें प्राइवेट विक्ट्री कहते हैं, खुद पर नियंत्रण पाना। अब जो अगली 3 आदतें हैं वो सार्वजनिक जीत यानी पब्लिक विक्ट्री की ओर ले जाती हैं, दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने के बारे में। अच्छा, तो चौथी आदत है जीत जीत की सोचें। थिंक विन विन। विन विन मतलब ऐसा सोचना कि सब जीतें। पर क्या ये हमेशा मुमकिन होता है? ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तो कोई हारता ही है। कोवी मानते हैं कि ज्यादातर स्थितियों में ये मुमकिन है, अगर हम उस इरादे से, उस मानसिकता से बातचीत करें। ये सिर्फ कोई चालाकी वाली तकनीक नहीं है, ये इंसानी रिश्तों का एक दर्शन है। दर्शन? कैसे?
ये इस सोच पर आधारित है कि जिंदगी कोई कंपटीशन नहीं है जहां एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा ही, जिसे विन लूज कहते हैं। जिंदगी सहयोग है और जरूरी नहीं कि हमेशा समझौता कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़े। जहां दोनों थोड़ा थोड़ा हारते हैं, तो फिर विन विन का ठीक ठीक मतलब क्या हुआ? विन विन का मतलब है ऐसे समाधान खोजना जिससे शामिल सभी लोगों को लगे कि हां, मेरी जरूरतें भी पूरी हुई हैं, मैं भी संतुष्ट हूं। इसके लिए ना एक खास तरह की सोच चाहिए, प्रचुरता की मानसिकता, अबंडेंस मेंटालिटी। प्रचुरता की मानसिकता? हाँ, मतलब ये मानना कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त मौके हैं, पर्याप्त सफलता है। अगर किसी और को कुछ अच्छा मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे लिए कम हो गया। अच्छा, और इसकी उल्टी सोच? वो होती है अभाव की मानसिकता, स्कैरसिटी मेंटालिटी, जहां लगता है कि केक का एक ही टुकड़ा है, अगर किसी और ने ले लिया तो मेरे लिए बचेगा ही नहीं। किताब में वो मैनेजर वाला उदाहरण था ना, जी। जिसने टीम के साथ विन विन डील की थी। हाँ, मैनेजर ने टीम से कहा, अगर टारगेट टाइम पर या पहले पूरा करते हो तो बोनस डबल मिलेगा। मैनेजर का काम हो गया, उसकी विन, टीम को ज्यादा पैसे मिले, उनकी विन। और नतीजा? नतीजा शानदार रहा, सबने मिलकर दिल से काम किया क्योंकि सबको अपना फायदा दिख रहा था। ये मानसिकता विश्वास बनाती है, सहयोग को बढ़ावा देती है, और इस सिर्फ काम में नहीं, परिवार में, दोस्तों के साथ हर रिश्ते में काम आती है। लेकिन क्या ये थोड़ी ज्यादा आदर्शवादी सोच नहीं है? दुनिया तो बहुत कॉम्पिटिटिव है। कंपटीशन अपनी जगह है, मैं मानता हूं, लेकिन बड़े लक्ष्य अकेले हासिल नहीं होते हैं, सहयोग तो चाहिए ही। और विन विन का मतलब भोलापन नहीं है। इसका मतलब है अपनी जरूरतें साफ तौर पर रखना, सामने वाले की जरूरतें समझने की ईमानदारी से कोशिश करना, और फिर मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकालना जो दोनों के लिए अच्छा हो। और अगर न निकले तो कोवी कहते हैं कि अगर विन विन मुमकिन न लगे तो कभी कभी नो डील, मतलब कोई समझौता नहीं करना, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, बजाय इसके कि कोई एक पक्ष हारा हुआ महसूस करे और रिश्ता खराब हो। अच्छा, तो रोज की जिंदगी में इसे कैसे अपनाएं? किसी भी बातचीत या झगड़े में जाने से पहले एक पल सोचें, मैं असल में क्या चाहती हूँ, दूसरा पक्ष क्या चाहता है, क्या कोई तीसरा रास्ता है जिससे हम दोनों को फायदा हो। सिर्फ ये सवाल पूछने से ही ना बातचीत का पूरा माहौल बदल सकता है। और दूसरों की जरूरतें समझने के लिए हमें पहले उन्हें सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। बिल्कुल। और यहीं हम 5वीं आदत पर आते हैं। पहले समझने की कोशिश करें, फिर अपनी बात समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। ये सुनने में इतना आसान लगता है, पर शायद करने में सबसे मुश्किल आदतों में से एक है ये। बिल्कुल सही कहा। कोवी कहते हैं कि ज्यादातर लोग सुनने का नाटक करते हैं। असल में वो या तो अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब बोलें। हाँ, होता है ऐसा। या फिर वो इसलिए सुनते हैं ताकि जवाब तैयार कर सकें, गलती निकाल सकें या अपनी सलाह दे सकें। वो सामने वाले के नजरिए से उसकी भावनाओं को महसूस करते हुए सुनने की कोशिश नहीं करते। इसी को कोवी सहानुभूतिपूर्ण श्रवण यानी एम्पैथिक लिसनिंग कहते हैं। वो पिता और बेटे वाली कहानी याद है किताब में? पिता अपने हिसाब से लेक्चर दे रहा था और बेटे की असली समस्या कुछ और ही निकली। हाँ, वो कहानी तो दिल छू लेती है। पिता बस अपनी बात थोपे जा रहा था, अपनी समझ से सलाह दिए जा रहा था। जब उसने वाकई रुककर ध्यान से बेटे की बात सुनी, उसकी आंखों में देखा, उसकी परेशानी को महसूस किया, तब पता चला कि बेटे को तो ठीक से दिखाई ही नहीं दे रहा था। सोचिए, बिना समझे सलाह देना कितना बेकार और कभी कभी कितना नुकसानदेह हो सकता है। सही बात है। तो ये सहानुभूति से सुनने का मतलब क्या सिर्फ चुप रहना है? नहीं, ये उससे ज्यादा एक्टिव प्रोसेस है। इसमें पूरा ध्यान देना, बॉडी लैंग्वेज को समझना, सामने वाले ने जो कहा उसे अपने शब्दों में दोहराकर कंफर्म करना। तो आप ये कह रहे हैं कि अच्छा। और सबसे जरूरी, उनकी भावनाओं को समझने और स्वीकार करने की कोशिश करना। जैसे कहना, लगता है आप इस बात से काफी निराश हैं, या मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए मुश्किल होगा। इसमें जजमेंट पास करना या फौरन सलाह देना शामिल नहीं है। ये तो रिश्तों के लिए कितना जरूरी है। अगर हम सच में एक दूसरे को ऐसे सुनने लगे तो कितनी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, कितने झगड़े बच सकते हैं। निश्चित रूप से। जब सामने वाले को लगता है कि हाँ, मुझे सच में सुना गया है, समझा गया है, तो वो ज्यादा खुलता है, भरोसा बढ़ता है, और तभी वो आपकी बात सुनने के लिए भी तैयार होता है। कोवी इसे भावनात्मक बैंक खाता, इमोशनल बैंक अकाउंट कहते हैं। जब आप किसी को समझते हैं, उसकी परवाह करते हैं, तो आप उसके खाते में डिपॉजिट करते हैं। जब भरोसा होता है तो मुश्किल बातें करना भी आसान हो जाता है। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इमोशनल बैंक अकाउंट। तो इसे आजमाने के लिए क्या कर सकते हैं? अगली बार जब कोई आपसे बात करे,
खासकर अगर वो किसी परेशानी या अपनी भावना के बारे में बता रहा हो, तो अपनी सलाह देने की इच्छा को जरा रोकिए। मुश्किल है। हाँ, पर कोशिश कीजिए, बस सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, सवाल पूछिए ताकि और समझ आए। देखिए कि बातचीत पर क्या असर पड़ता है। ये एक स्किल है, प्रैक्टिस से आती है। ये आदतें तो वाकई एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई हैं। विन विन सोचने के लिए पहले समझना जरूरी है। बिल्कुल, और समझने के बाद ही हम मिलकर कुछ बेहतर बना सकते हैं, जो हमें छठी आदत पर लाता है, तालमेल बिठाएं, सिनर्जाइज। सिनर्जी, ये शब्द सुना तो है, इसका मतलब क्या है ठीक ठीक? सिनर्जी का सीधा सा मतलब है कि संपूर्ण उसके भागों के योग से बड़ा होता है। द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब 1 + 1 = 3 या 4 या शायद 10 भी हो सकता है। अच्छा, कैसे? जब अलग अलग सोच, अलग अलग ताकत वाले लोग एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की ताकत का फायदा उठाते हुए मिलकर काम करते हैं, तो वो ऐसे नतीजे हासिल कर सकते हैं जो वो अकेले कभी नहीं कर पाते। तो मतलब मतभेदों को, डिफरेंसेस को प्रॉब्लम नहीं मानना, बिल्कुल। बल्कि एक अवसर मानना। बिल्कुल सिनर्जी का मतलब ये नहीं कि सब एक जैसा सोचें, बिल्कुल। बल्कि ये है कि विविधता, डाइवर्सिटी का जश्न मनाएं। अलग अलग नजरिए, अलग अलग अनुभव, अलग अलग स्किल्स, जब ये सब रचनात्मक तरीके से मिलते हैं ना, हाँ, तो नए और बेहतर आइडियाज निकलते हैं। ऐसे समाधान मिलते हैं जो शायद किसी ने पहले सोचे भी ना हो। सोचिए, एक टीम है, कोई बहुत क्रिएटिव है, कोई बहुत लॉजिकल, कोई बहुत प्रैक्टिकल। अगर वो एक दूसरे की बात काटें या सिर्फ अपनी चलाएं, तो नतीजा क्या होगा? साधारण सा। लेकिन अगर वो एक दूसरे की सुने, आदत 5, उनका एक साझा लक्ष्य हो, आदत 2, और वो विन विन सोचें, आदत 4, तो वो मिलकर कुछ कमाल का बना सकते हैं। तो सिनर्जी के लिए जरूरी है कि माहौल ऐसा हो जहाँ लोग सेफ महसूस करें, अपने आइडियाज खुलकर रख सकें, बिना डरे। हाँ, इसके लिए बहुत जरूरी है कि टीम में उच्च विश्वास, हाई ट्रस्ट हो, और उच्च सहयोग, हाई कोऑपरेशन हो। लोगों को अपना अहंकार, अपना ईगो पीछे रखना पड़ता है। खुले दिमाग से दूसरों के विचारों को सुनना पड़ता है, भले ही वो हमारे विचारों से एकदम अलग क्यों ना हो। ये मानना पड़ता है कि हो सकता है दूसरा व्यक्ति कुछ ऐसा देख रहा हो जो हम नहीं देख पा रहे। ये है क्रिएटिव कोऑपरेशन। ये आदतें तो वाकई बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन इन्हें लगातार बनाए रखने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए, क्षमता भी चाहिए। यहीं पे शायद 7वीं आदत आती है। सही पकड़ा आपने। 7वीं आदत है, आरी को तेज करें, शार्पन द सॉ। और ये आदत बाकी सभी 6 आदतों को मुमकिन बनाती है, उन्हें सस्टेनेबल रखती है। आरी को तेज करें मतलब? इसका मतलब है अपने सबसे जरूरी औजार यानी कि खुद को लगातार नया करते रहना, रिन्यू करते रहना। वो लकड़हारे वाली कहानी याद आ गई, जो पेड़ काटने में लगा था पर आरी तेज करने के लिए रुकना नहीं चाहता था। हाँ, वही कहानी। हम अक्सर जिंदगी में वही लकड़हारा बन जाते हैं। हम बस काम 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 करते रहते हैं, बिना रुके, बिना अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल एनर्जी को रिचार्ज किए। हमें लगता है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर असल में हमारी इफेक्टिवनेस, हमारी धार कम होती जाती है, आरी कुंद हो जाती है। कोवी इसे 4 डायमेंशंस में देखते हैं, है ना? शरीर, मन, हृदय और आत्मा। हाँ, शारीरिक आयाम मतलब व्यायाम करना, अच्छा खाना, भरपूर नींद लेना, आराम करना। ठीक है। मानसिक आयाम मतलब पढ़ना, लिखना, कुछ नया सीखना, योजना बनाना, अपने दिमाग को तेज रखना। तीसरा है सामाजिक भावनात्मक आयाम, मतलब दूसरों के साथ अच्छे गहरे रिश्ते बनाना, उनकी सेवा करना, सहानुभूति दिखाना, जो आदत 5 से जुड़ता है। और चौथा है आध्यात्मिक आयाम, मतलब अपने मूल्यों पर सोचना, प्रकृति से जुड़ना, मेडिटेशन करना, संगीत सुनना, कला का आनंद लेना, मतलब वो कुछ भी जो आपको अंदर से शांति दे, प्रेरणा दे। आजकल की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, उसमें इन सब चीजों के लिए टाइम निकालना कितना मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई लग्जरी हो जो सिर्फ फ्री लोगों के लिए है। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। ये लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। ये इन्वेस्टमेंट है अपने आप में। जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं ताकि वो ठीक चलती रहे, हाँ, वैसे ही हमें खुद की सर्विसिंग करनी पड़ती है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम बर्न आउट हो जाएंगे, हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, और फिर हम कोई भी आदत ठीक से नहीं अपना पाएंगे। वर्कहॉलिक होना कोई गर्व की बात नहीं है, ये धीरे धीरे खुद को खत्म करने जैसा हो सकता है। कोवी खुद भी तो इसके लिए वक्त निकालते थे ना अपनी रूटीन में। हाँ, वो बताते हैं कि वो नियमित रूप से खुद को रिन्यू करने के लिए समय निकालते थे, चाहे वो कितने भी बिजी क्यों ना हो। ये अनुशासन की बात है, ये समझना कि ये समय बर्बाद करना नहीं है, बल्कि अपनी क्षमता को बढ़ाना है,
अपनी आरी को तेज करना है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? रोज थोड़ा थोड़ा करें या हफ्ते में एक बार? दोनों ही तरीके काम करते हैं। रोज थोड़ा समय निकालना, शायद सुबह या शाम को व्यायाम के लिए, कुछ पढ़ने के लिए या बस शांत बैठने के लिए। और साथ ही हफ्ते में कुछ घंटे या शायद एक दिन ऐसी एक्टिविटीज के लिए रखना जो आपको चारों आयामों में रिचार्ज करें। ये कुछ भी हो सकता है, परिवार के साथ खेलना, कहीं घूमने जाना, अपना कोई शौक पूरा करना, दोस्तों से मिलना या बस कुछ नहीं करना। जरूरी यह है कि ये नियमित हो। तो ये है वो 7 आदतें। एक बार फिर से दोहराएं। सक्रिय बनना, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करना, जरूरी काम पहले करना, जीत जीत सोचना, पहले समझना फिर समझाना, तालमेल बिठाना और आरी को तेज करना। वाह! इन सब का निचोड़ क्या है फिर? मतलब सार क्या है इस पूरी किताब का? निचोड़ ये है कि सच्ची प्रभावशीलता, सच्ची इफेक्टिवनेस बाहर से नहीं आती, वो अंदर से आती है। ये शॉर्टकट या सिर्फ अच्छी टेक्निक्स का मामला नहीं है, ये चरित्र का, सिद्धांतों का मामला है। ये आदतें हमें सिखाती हैं कि सफलता टाइम मैनेज करने से ज्यादा खुद को मैनेज करने के बारे में है। सक्सेस इज नॉट अबाउट मैनेजिंग टाइम, इट्स अबाउट मैनेजिंग योरसेल्फ। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये एक सफर है, निर्भरता से स्वतंत्रता तक और फिर उससे भी आगे परस्पर निर्भरता तक, जहां हम न सिर्फ खुद काबिल बनते हैं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर और भी बड़े काम कर पाते हैं। ये आदतें सुनने में जितनी सीधी लगती है ना, इन्हें अपनाना उतना ही मुश्किल हो सकता है। ये कोई एक दिन में नहीं हो जाता। बिल्कुल नहीं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब ठीक हो गया। ये गहरे सिद्धांत हैं। जिम्मेदारी लेना, विजन रखना, ईमानदारी, आपसी सम्मान, समझना, सहयोग करना और खुद का ध्यान रखना। इन्हें जिंदगी में उतारने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है, रोज अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन कोवी का मानना है, और लाखों लोगों का अनुभव भी यही कहता है, कि जब हम इन सिद्धांतों के हिसाब से जीना शुरू करते हैं तो हमारी जिंदगी में एक गहरा, एक स्थायी बदलाव आता है, जो सिर्फ बाहरी सफलता नहीं लाता बल्कि अंदर से शांति और संतुष्टि भी लाता है। ये वाकई एक गहरी समझ देती है किताब। हाँ, और यहाँ एक और बात सोचने वाली है। कोवी कहते हैं कि ये आदतें अपनाने से जीवन बदलता है, लेकिन क्या ये बदलाव सिर्फ इन आदतों को किसी रूल की तरह फॉलो करने से आता है, या फिर इसके लिए हमारी सोच में, दुनिया को देखने के हमारे नजरिए में, जिसे कोवी पैराडाइम कहते हैं, उसमें एक बुनियादी बदलाव की जरूरत है? मतलब नजरिए का बदलाव। हाँ, हो सकता है कि वो नजरिए का बदलाव इन आदतों को अपनाने से भी ज्यादा जरूरी हो, ज्यादा मौलिक हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं कि क्या हम सिर्फ आदतें बदल रहे हैं या अपना नजरिया भी।